लब्ध प्रतिष्ठित आलोचक आदरणीय वीरेंद्र यादव जी हो, जिस मंच पर आज के समय के बड़े लेखक चिंतक करदम जी हो, पर मेरी बड़ी प्रिय प्रखर वंदना चौबे जी हो, इस मंच पर प्रोफेसर सगीर अफसाही जी हों। उस मंच पर मुझे अध्यक्षता करना अंदर से डर भी लग रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है। समय 7 बजे का है शायद मेरे इस सभागार का, जो हमारी बुकिंग है। हो सकता है कि थोड़ी देर में ये जो एसी चल रही है वो बंद हो जाए, लेकिन मैं कहूँगी कि हमारी मीरा जी थोड़ा सा 5-7 मिनट 10 मिनट हम लोगों को समय दें। वैसे अध्यक्षता जो करता है, मैंने आज तक जो देखा है कि हर एक वक्ताओं से कुछ लेकर के अपनी बात को रखता है। मुझे आदरणीय वीरेंद्र जी ने पहले ही आगाह कर दिया है कि आपकी क्लास नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद से बातचीत करते समय जो सबसे पहली बात आदरणीय वीरेंद्र जी ने जो यहाँ पर हमारी बात को रखा, उससे पहले ईरा जी ने एक बहुत अच्छी कहानी का पाठ किया, पेपर, जो स्त्री विमर्श से संबंधित। आदरणीय वीरेंद्र जी ने भी किसानों से संबंधित प्रश्न को उठाया, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न को भी उठाया और दलितों से संबंधित प्रश्न को भी उठाया। वंदना ने भी, जबकि स्त्री पर बात करनी थी, लेकिन अपनी बात को कहने के लिए वो सारी बिंदुओं को समझा। करदम जी ने भी दलित संदर्भ में प्रेमचंद की बात कही है। सगीर साहब ने आज जो लेखन हो रहा है, लेखक कौन महत्वपूर्ण होता है, कितना डूब कर लिखता है, इस पर चर्चा। मैं अपनी बात को प्रेमचंद के समय से शुरू करूं और बहुत संक्षेप में 2-2, 4-4 लाइन में अपनी बात को रखना चाहूंगी। पहली बात, जबकि बात मैं किसी और तरफ ले जाना चाहती थी, लेकिन बात किसानों की हुई और प्रेमचंद के स्वाधीनता आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के लेखक के रूप में मुझे बरबस इस समय डॉक्टर वीर भारत तलवार की याद आ रही है। राष्ट्रीय आंदोलन और किसान, जिसमें उन्होंने सन 1920 से लेकर के 22 के बीच में, 1920 के आसपास उर्दू मसौदा तैयार हुआ था और 22 में वो हिंदी में आया प्रेमाश्रम। उस प्रेमाश्रम पर काम करते समय अवध के किसान आंदोलन को ध्यान में रखा। अवध के किसानों पर बातचीत उन्होंने किया और वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में प्रेमचंद गांधीवादी थे, लेकिन हर मामले में 20 से लेकर के 22 तक उनके सहयोग का, असहयोग आंदोलन का अपनी रचनाओं में प्रचार बहुत तेज से उन्होंने किया, जैसे लगा कि वो अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत सारे मामलों में बिल्कुल असहमत थे। उदाहरण उन्होंने ये दिया कि गांधी जी पहली बात वो चाहते ही नहीं थे
जो 22 के बाद 20 से लगभग शुरू हो गया था, 20 से 22 के बीच तक अवध का किसान आंदोलन चला। गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि इस स्वाधीनता आंदोलन के दौर में किसान बंट जाए और जमींदारों के खिलाफ वो आवाज उठाएं। इसलिए इस किसान आंदोलन को रोकना चाहते थे। इस किसान आंदोलन को गांधी जी रोकना चाहते थे क्योंकि उनके लिए स्वाधीनता जरूरी थी, किसानों की आजादी जरूरी नहीं थी। प्रेमचंद लिखते हैं कि प्रेमाश्रम में जरूर जो प्रेम शंकर है वो किसानों का नायक है और जमींदारों के खिलाफ बोलता है, जमींदारों के खिलाफ बोलता है। वहां पर प्रेमाश्रम में वो जो जमींदार हैं, उन जमींदारों से जो तमाम तरह के कर दिए जा रहे थे, जो 1886 में लिखा कि लगान के लिए इतना देना चाहिए, लगान कितनी होनी चाहिए, उस लगान के बारे में कुछ था कि कम कर दिया जाएगा। अब जब लगान कम हो गए थे तो जो जमींदार थे किसानों के ऊपर तमाम तरह की कर लगाते थे, कभी गुड़वामन, कभी हथियामन, कभी गुरियामन या बेगार की प्रथा। भारतीय किसानों के सामने जो एक बड़ी समस्या थी, वो समस्या का निजात कैसे पा सकते हैं, प्रेमचंद ने इस दौर में, उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का जो लेखन था स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बहुत सारा कभी कभी ऐसा भी है कि कटिंग कोई आ गई अखबार में, कुछ छप गया, उसको भी लेकर के प्रेमचंद जो है वो कोई ना कोई कहानी लिख देते थे। लेकिन इस दौरान 20 से लेकर के 22 तक जिसकी चर्चा, एक कहानी की चर्चा उन्होंने वीरेंद्र यादव जी ने किया, बलिदान की चर्चा उन्होंने किया, और दूसरी कहानी थी विध्वंस। मात्र 2 कहानियां लिखते हैं प्रेमचंद, मात्र 2 कहानियां लिखते हैं। बलिदान कहानी है जिसमें हरकू नामक एक व्यापारी है जिसका बहुत सारा खेत है, लेकिन पूंजीवाद आने के बाद हरकू की जो व्यापार है वो व्यापार नष्ट हो जाता है, और जब नष्ट हो जाता है तो वो खेती की तरफ लौटता है। धीरे धीरे वो गरीब हो जाता है और वो किसानी करना चाहता है, लेकिन उतना वो अनाज नहीं पैदा कर पाता जितना वो व्यापार से कर लेता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र है गिरधारी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने खेतों को बचा ले, वो अपना खेत जो है वो बचा ले, क्योंकि उस समय तो किसान दूसरे का खेत जोतता है। वो उस खेतों पर जो बचपन से लेकर के अपनी युवा अवस्था तक, प्रेमचंद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि किसान के लिए खेत सिर्फ खेती का जरिया नहीं है, बल्कि वो उस खेतों से किसान का संवेदनात्मक जो लगाव होता है, वो लगाव भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। गिरधारी को ये पता है कौन सा साल का खेत है, कौन सा मेड़ी वाला खेत है, कौन सा ऊसर का खेत है, और वो अपने खेतों का नाम तक रखा। लेकिन जब किसान उसको नजराना जमींदार को देना होता है तो 100 रुपए का नजराना लगता है कि कुछ वर्षों में उन लोगों को फिर से नजराना देना पड़ता है। और ये मैंने कहा कि नजराने के रूप में पूरे अवध क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में ये फैला हुआ था कि हर एक किसान को किसी न किसी तरह का नजराना देना पड़ता था। और इसी नजराने के बड़े जो कमिश्नर थे प्रतापगढ़ के, फैजाबाद के, वो कमिश्नर ने एक रिपोर्ट लिखी थी। इस रिपोर्ट में कहा था तत्कालीन समाज में कि अवध क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या नजराने की समस्या है, और इस नजराने के चलते बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सिर्फ आत्महत्या ही नहीं करते बल्कि अपनी बेटियों को बेचने के लिए मजबूर भी। आप लोगों ने 1936 में प्रेमचंद की
जो गोदान पढ़ा होगा, जिसमें जिस तरह से होरी अपने बच्चों रूपा और सोना के रूप में जो है जिस तरह से वो ब्याहता है अपनी बेटी को दुहाजू व्यक्ति के सामने, तो ये समस्या पैदा यहाँ से होती है। इस नजराने के लिए गिरधारी को अपना खेत छोड़ना पड़ता है। इस चिंता में गिरधारी कुछ ही दिनों में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ से दूसरा किसान 100 रुपए से अधिक पर लेना चाहता है नजराना दे करके, लेकिन गिरधारी की मृत्यु हो जाती है। अब गिरधारी की मृत्यु हो जाती है, एक किसान उस खेत को तो दे देता है, लेकिन वो उसको जोत नहीं पाता है। क्यों नहीं जोत पाता है? क्योंकि लोग, गांव के लोग कहने लगते हैं कि गिरधारी भूत बन करके अपने खेतों में घूमता है। एक डर जो पैदा हो जाती है उस समय, प्रेमचंद ने इसको दिखाया कि एक विद्रोह किसानों का किस रूप में होता है, इस कहानी के माध्यम से ये हमको देखा। दूसरी उनकी कहानी जो है विध्वंस। विध्वंस में बेगार की जो प्रथा थी इस अवध क्षेत्र के किसानों की, जिसका उल्लेख तलवार जी ने भी अपनी पुस्तक में किया है कि विध्वंस में एक भुनगी नाम की एक बूढ़ी स्त्री है, जिसका कोई बाल बच्चा नहीं है। वो गांव में रहती है, लेकिन उस सामंती व्यवस्था में जमींदारों को बिगाड़ देना पड़ता है। और बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेरे अब मैं इधर 2-4 सालों से देख रही हूँ वर्तमान समय में प्रेमचंद की क्या प्रासंगिकता है कि बिगाड़ देने की प्रथा ये उसी समय से थी जमींदारों के यहाँ, कि जो भाड़ भूजने वाली स्त्रियां ही नहीं बल्कि तमाम जो छोटी जाति, जिनको दलित जातियां थी, ओबीसी जातियां थी, जिनका जिस व्यवसाय से संबंध होता था, उस व्यवसाय से संबंधित चीजें भी जमींदारों को देते थे, तालुकेदारों को देते थे। भुनगी से भी बेगार करवाया जाता है, क्योंकि भुनगी हमारे तरफ अभी भी जो दाना भूनती हैं, भूनने वाली, वो जमींदारों के यहाँ जाकर के बर्तन धुलती थी और उसके बदले में उनको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, बल्कि वो बेगार होता था, गांव में रहने का उनको भरना ही पड़ता था। भुनगी मना कर देती है। जो जमींदार है वो उसके भाड़ को तोड़ देता है, लेकिन वो बेगार करने से मना करती है। दोबारा बनाती है, दोबारा भी तोड़ देता है, फिर उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। और वो आग की लपट इतनी तेज होती है कि भुनगी तो उसमें जलकर मरती ही है, क्योंकि उसकी झोपड़ी को जला देता है, लेकिन वो आग की लपट इतनी तेज है कि उस जमींदार का पूरा बखार, जो उसका महल था, वो सब जल करके राख हो जाता है। प्रेमचंद ने तलवार जी इस पर काम करते, अवध के किसानों पर काम करते समय उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये निकाला कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में 85% जो जनता थी वो किसान थी, गरीब थी, अछूत जातियां थी। इन अछूत जातियों में एक कल्पना थी कि वो स्वाधीनता कैसी होगी, आजादी कैसी होगी, स्वतंत्रता मिलेगी तो कैसी मिलेगी। वो यही सपना था, ये रोज रोज के बेगार का काम करना, रोज रोज का अछूत करके प्रताड़ित करना, तमाम तरह के जो एक मनुष्य होने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है, जब आजादी मिलेगी तो ये तमाम अधिकार हमको मिल जाएगा। ये मुक्ति की जो बात थी वो भारतीय किसानों के अंदर प्रेमचंद ने अपने प्रेमाश्रम से लेकर के 1936 तक गोदान की जो रचना होती है उसमें कहीं न कहीं इस रूप को लेकर के आते हैं, किसानों के विद्रोह के रूप में जो फूट पड़ा था वो उसको दिखाते हैं। पहली भी बात जो किसान संबंधित उनकी जो धारणाएं थी, इनसे देखा जा सकता है। बहुत सारी रचनाएं हम देख सकते हैं। ईरा जी ने एक कहानी तेतर पढ़ी, एक कहानी की चर्चा वंदना ने भी किया, एक कहानी की चर्चा आदरणीय अखिलेश जी ने भी किया, एक कहानी की चर्चा करदम जी ने भी किया। ईरा ने जो आज स्त्री विमर्श है या दलित विमर्श है, प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं कहीं न कहीं इन
विमर्शों की पृष्ठभूमि के रूप में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो समय नहीं था जो आज का है। आज हमें स्वाधीनता मिली हुई है, बाबा साहब का संविधान मिला हुआ है, और उस संविधान में चाहे स्त्री हो चाहे दलित हो, इन दोनों को, हर मनुष्य को एक जो मानवीय अधिकार है, इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। प्रेमचंद जब लिख रहे थे 1936 तक, तो प्रेमचंद के सामने इस तरह का कोई मॉडल नहीं था, इस तरह का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि उस जो स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जहां हमें ब्रिटिश शासन से या औपनिवेशिक भारत में देश की आजादी चाहिए थी, वहीं पर जो भारतीय समाज की जो सदियों से चली आ रही हमारी परंपरा थी, जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारी रूढ़ियां थी, जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, इससे भी मुक्ति की जरूरत थी। और इसी मुक्ति को प्रेमचंद अपने साहित्य में किसी न किसी रूप में लेकर के आते हैं। ये बात दूसरी है, ये विडंबना ही हो सकती है कि जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे, उस दौर में प्रेमचंद को कहा जाता था ये ब्राह्मण द्वेषी है, ये ब्राह्मणों से द्वेष की भावना रखते हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता था कि हिंदू विरोधी है। लेकिन 2004 के आसपास आदरणीय कदम जी ने भी इस पर बात उठाई थी कि दलित साहित्य अकादमी के द्वारा प्रेमचंद की रंगभूमि को जलाया गया, और प्रेमचंद की रंगभूमि को जलाने का काम ऐसा नहीं है कि सारे दलित साहित्यकारों ने किया, वो कुछ दलित साहित्यकारों के कुछ लोग थे, और ऐसा हमेशा होता रहा है कि राजनीति को लेकर के बातों को उछाल दिया और उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे कौआ कान लेकर के गया, पहले अपना कान तो देखो, ये भी तो जरूरी है। तो दलित साहित्यकारों ने, हाँ ठीक है, तलवार जी कई बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ी परंपरा, हमारे साहित्य की बहुत खराब परंपरा है कि हम अपने लेखकों को, अपने साहित्यकारों को या तो ईश्वर की तरह पूजने लगते हैं, उसमें कोई कमी ही नहीं नजर आती है। कोई इंसान परफेक्ट थोड़े ही होगा। प्रेमचंद ने भी बहुत सारी कमियां थी, हम उसको इंगित कर सकते हैं समय समय पर। वो बहुत परफेक्ट नहीं थे, वो गांधीवादी जरूर थे, लेकिन गांधी जी का जो सपना था, प्रेमचंद का वही सपना नहीं था। प्रेमचंद का वो सपना था कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। और प्रगतिशील लेखक संघ में जब वो आते हैं तो इसी बात को कहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि राजनीति कहीं ऐसा न हो कि जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष इस राजनीति के चक्कर में आकर के कहीं गड़बड़ हो जाए। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं है, बल्कि राजनीति के आगे मसाल लेकर के चलने वाली चीज है। प्रेमचंद ने अपने जीवन में ये बात कर दिखाई थी कि वो गांधी जी के पीछे पीछे नहीं चलते हैं, बल्कि गांधी जी में जो कमियां हैं उन कमियों की तरफ इंगित भी करते हैं। बहुत जगह उनकी असहमतियां हमको दिखलाई पड़ती हैं। अभी हम बात कर रहे थे सदगति की, अभी हम बात कर रहे थे घासवाली की। घासवाली में जो चरित्र उन्होंने गढ़ा है, सदियों से चली आई स्त्री के लिए, जो सामान्य स्त्री है, जो सवर्ण स्त्री है, जो समाज सुधार चले थे नवजागरण में, वो समाज सुधार, विधवा पुनर्विवाह की बात हो, विधवा पुनर्विवाह की बात हो, या स्त्रियों की पर्दा प्रथा, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो समाज सुधारकों ने उठाया था। वो समस्याएं किसी दलित स्त्री की समस्या नहीं थी। दलित स्त्रियां शुरू से पर्दे थे, जिस दिन ब्याह के आती हैं दूसरे दिन ही वो खेतों में खाद लिए पहुंच जाती थी। और घास वाली की जो स्त्री है वो ऐसी ही स्त्री है। वो कहती है कि तुम्हारे घरों में जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं तुमने कभी देखा नहीं। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो प्रेम इस तरह प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मैं अपने पति को आज अंधा भी हो जाए
लूला भी हो जाए, कोढ़ी भी हो जाए, तभी भी मैं उसके साथ रहूंगी। अगर वो अच्छा है तो मैं उसके साथ ऐसा कर्तव्य करूंगी। वो एक अनपढ़ स्त्री भी उस ठाकुर को किस तरह से चेताती है, ये प्रेमचंद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रेमचंद का साहित्य बहुत विस्तृत साहित्य है। प्रेमचंद की सिर्फ कथा और कहानी को पढ़ करके हम प्रेमचंद पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, बल्कि प्रेमचंद की कथा और कहानी मतलब उपन्यास और कहानी के इतर जो उनका लेख है, उनके बहुत सारे निबंध हैं, बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारी तत्कालीन समाज में जो टिप्पणियां हैं, वो टिप्पणियां अपने समाज में सिर्फ हस्तक्षेप ही नहीं करती हैं, बल्कि उनके साथ मुठभेड़ करती हैं, उनसे लड़ती हैं। चाहे जाति का प्रश्न हो, चाहे स्त्री का प्रश्न हो, चाहे किसान का प्रश्न हो, चाहे मजदूर का प्रश्न हो, इन प्रश्नों पर प्रेमचंद ने अपनी लेखनी को चलाया है और हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का स्वप्न छोड़ करके जाते हैं जिसका कि आगे के साहित्यकारों ने इसका बहुत अच्छी से, मैंने कहा कि एक पृष्ठभूमि के रूप में वो आगे उसको बढ़ाते हैं। मैं सिर्फ एक बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, छतरी, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्यकार, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा मुझे लगता है कि इस कहानी को। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है छतरी। आप इस कहानी को पढ़ करके ना वर्तमान समाज व्यवस्था और प्रेमचंद के समय का समाज समझ में आ जाएगा। प्रश्न बस इतना है कि एक छोटा बच्चा है, गांव की एक अछूत जाति, जो पिता है अपने बच्चे को चाहता है कि स्कूल में पढ़ने जाए। वो स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन बारिश के कारण उसकी जो पुस्तकें हैं वो भीग जाती है। पुस्तक भीग जाती है तो इतना तो उसके पास पैसा है नहीं कि वो नया छाता खरीद करके बेटे को दे दे, लेकिन उस पूरे गांव में चर्चा है कि इस दलित परिवार का एक बच्चा स्कूल जाने लगा है, पढ़ने जाने लगा है। शिक्षा की बात इस स्वाधीनता आंदोलन में चल रही थी, स्त्रियों को शिक्षा दी जाए, दलितों को शिक्षा दी जाए। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब ने दलितों और स्त्रियों के लिए स्कूल खोल चुके थे। बाबा साहब की ये धारणा थी कि विद्यार्थियों को, मतलब हर एक मनुष्य को पढ़ने का अधिकार है और शिक्षा ही शेरनी का दूध है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कहानी आजादी के बाद लिखी गई कहानी है कि एक विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, उसके पास छतरी नहीं है। उसका पिता जाता है, एक मुसलमान है जो छाता बनाने का कार्य करते हैं, और ये जातिवाद, संप्रदायवाद ये पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है। जो गांव में रहते हैं ना, जातिवाद तो वहां पर भी है, लेकिन वहां पर भी प्रेम कहीं ना कहीं मिलता है। तो वो जो मुसलमान छतरी बनाते हैं उनके पास जाते हैं और अपने दुख को कहते हैं कि मेरा बेटा स्कूल जाता है और भीग गया था, इसकी किताबें भीग गई। वो बोला बेटा चलो ठीक है, मैं तुम्हें छतरी बना दूंगा। और वो छतरी बनाने के लिए जब जाता है, वहां पर बस हो गया, मैं अंतिम बात कह रही हूँ, अपनी कहानी खत्म करती हूँ। वो बच्चा वहां बैठा हुआ है जहां पर उसकी छतरी बन रही है। छतरी बनते समय वहीं एक चौधरी आता है और कहता है कि हाँ पढ़ाओ। बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा यही बेटा है जो पढ़ने जाता है? वो कहता है कि हाँ पढ़ाओ। अब तो तुम्हारा ही राज है, बाकी को तो नौकरियां मिलेंगी नहीं। सरकारी महकमों में तुम लोगों के लिए मेज कुर्सियां सजा के रखी हैं। सरकार की जमाई बढ़ गए हो, सरकार के जमाई बढ़ गए हो। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने महेंद्र का हरिजन सर्टिफिकेट बढ़वा लूं। अपने महेंद्र का हरिजन सर्टिफिकेट बढ़वा लूं। तहसील में अपनी ही बिरादरी का तहसीलदार बैठा है। चौधरी एक ही सांस में कहते चले गए। बापू सिर झुकाए बैठे थे। चौधरी की बात वे समझ नहीं पा रहे थे। धीमे से बोले, चौधरी जी
आपकी मेहरबानी से 2-4 अक्षर सीख लेगा तो अच्छा है। मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये कहानी छतरी एक दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा तब लिखी गई है जब भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है। आज भी हमें पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन जब फूले फिल्म आती है तो यही समाज उठ खड़ा होता है उसके विरोध में। तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो प्रेमचंद के साहित्य में हमको दिखलाई पड़ती है। हमें सोचना और समझना है कि प्रेमचंद को कैसे पढ़ें और उसमें पढ़ करके हम समाज को क्या संदेश दे सकते हैं। बेशक उसमें बहुत सारी कमियां हमें भी दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन वो कमियां समाज को, समय को देखते हुए उनके संघर्ष को नकारा नहीं जा सकता है। बात यहीं पर मैं अपनी समाप्त करती हूँ और मुझे लगता है